नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। एड का जो मामला है वो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और विकराल रूप लेता जा रहा है। हर दिन नए नए रोज पर्दाफाश हो रहे हैं और सरकार दिन ब दिन घिरती जा रही है। चाहे लाख सफाई देने की कोशिश करे सरकार पर जो आक्षेप है वो ज्यादा लगते जा रहे हैं। लोगों की जो विश्वसनीयता है एनटीए पर वो दिन ब दिन घटती जा रही है। कई लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं तो कई लोग हैं कि रीनीट के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जो छात्र जेन्युइनली अपना पोजीशन या रैंक अचीव किए उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या गलती करी है जो कि वो दोबारा से रीनीट दे। और उनका कहना लाजिमी भी है क्योंकि एक बार परीक्षा दे लेने के बाद एक रिदम जो बना हुआ होता है वो टूट जाता है और उसके बाद दोबारा से उस रिदम को पाने में बहुत ही मुश्किल होती है। वो लगभग एकदम से तो नहीं आता, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में। बट जिनको अगर लगता है कि नहीं रीनीट होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और दूसरा ये कि जो एनटीए इस लगातार जो फर्जीवाड़ा रूपी दलदल में फंसती जा रही है वो क्या उस दलदल से निकल भी पाएगी। और सरकार जो नए नए कानून बना करके इस दलदल को साफ करने में जो लगी हुई है क्या वो पूरी तरह से इस कीचड़ को, इस दलदल को हमेशा के लिए साफ कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी इस तरह के नए रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या रीनीट होनी चाहिए, मतलब ये जो नीट की परीक्षा है ये क्या रद्द होनी चाहिए। तो इस सवाल पे जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि एनटीए पे जो आक्षेप लग रहे हैं उस पे कितना दम है। एनटीए क्यों, लोगों का जो एक विश्वसनीयता है एनटीए से कम क्यों होता जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो छात्र हैं वो अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है। तो सबसे पहले बात यह है कि एनटीए जो मतलब जो संस्था इसकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो उस पे पहले तो वो इस सिरे से इस फर्जीवाड़े को या पेपर लीक मामले को डिनाई कर रही थी। उनका कहना था कि कहीं से भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने भी कहा कि थोड़ी बहुत एक लोकलाइज्ड लेवल पे गड़बड़ी हुई है लेकिन कहीं से कोई फर्जीवाड़ा जैसी बड़े पैमाने पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे नए नए इसमें मतलब आयाम उजागर होते गए, नए नए फर्जीवाड़ा के मामले आते गए और कई मॉड्यूल, 1-2 नहीं, सबसे पहले बिहार मॉड्यूल उजागर हुआ लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के लातूर में, इसके बाद गुजरात का गोधरा मामला हो, राजस्थान का सवाई माधोपुर का मामला और उसके बाद और भी नहीं जाने कई छोटे सेंटर पेपर लीक का मामला या सॉल्वर गैंग का मामला जो पूरी सिंडिकेट बना करके पूरे भारत में ऑपरेट कर रहा है इस पूरे फर्जीवाड़ा को, वो इसमें कहीं न कहीं डीपली इन्वॉल्व दिखाई पड़ता जान पड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि एनटीए पहले डिनाई कर रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो भी उसकी भी कहीं इसमें मिली भगत है? क्या उसकी भी कहीं से कोई संलिप्तता पाई गई है अभी तक? तो जो कुछ ऐसे तमाम संकेत अभी तक सामने आए उससे ये जाहिर होता है कि एनटीए कहीं न कहीं इस पूरे मामले में शामिल है। कहीं से कोई इससे अब इनकार नहीं कर सकता है। आप चाहे लाख एनटीए चीफ सुबोध सिंह को पद से हटा दे लेकिन उनसे गहराई से पूछताछ होनी चाहिए और उनकी उससे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं आपको 3-4 ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं कि जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि एनटीए ने कैसे इस पूरे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है। सबसे पहला एग्जांपल ये कि जो मार्च महीने में इस जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया वो पूरे 1 महीने का था लगभग। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करते साल 2 साल 3 साल से, वो क्या 1 महीने में उनके लिए क्या सफिशिएंट टाइम पीरियड नहीं है कि वो अपना नंबर मतलब अपना नाम रजिस्टर करा पाए इस एग्जाम के लिए? इसके बाद भी इसको एक्सटेंशन मिली कुछ दिनों के लिए, आई थिंक 5-6 दिनों का एक्सटेंशन मिला। लेकिन इसके बाद अचानक से 1 महीने बाद अप्रैल में एनटीए ने एक नया फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दिया। क्यों खोल दिया? अगर एनटीए से ये सवाल किया जाता है तो वो कहती है कि तमाम नीट एस्पिरेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे बट अगर इसके बारे में भाई क्या सबूत है अगर क्या करके मांगा जाता है तो कोई सबूत वो पेश नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो 1 महीने के बाद जो रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया उसमें कहीं न कहीं
फर्जीवाड़ा की यहीं से शुरुआत हुई। जो बच्चे पहली बार में अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर सेलेक्ट कर चुके थे, फिर उनसे सेटिंग हुई, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनको ये झांसा दिया गया कि हम आपकी सेटिंग करवा देंगे, आपके जो सेंटर हम एलोकेट करेंगे वहां पर आपको बच्चों को ला करके एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि तभी बच्चे 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर चल करके यहाँ तक कि कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र के बच्चे बिहार और हरियाणा आकर के पेपर दे रहे थे। तो ये तो बाद में जब इस मामले के खुलासा हुआ और तमाम पेपर लीक गैंग के जो बयानात लिए गए उससे ये जाहिर हुआ, तो वहां से ये शुरुआत हुई। लेकिन एनटीए के क्यों दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया, इस बारे में कोई पुख्ता सफाई अभी तक नहीं दे पाया। अब आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जो ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये इसका एनटीए के गाइडलाइन में कहीं से कोई प्रावधान नहीं था कि ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा अगर टाइम की लैगिंग होगी तो। लेकिन एनटीए ने आउट ऑफ द वे जाकर के इस पूरे मामले में कुछ छात्रों को, आई थिंक 1560 या 67 छात्रों को, उन्होंने जो वो क्लेम करते हैं कि हमने इतने छात्रों को टाइम लैगिंग की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो अब जब सवाल उनसे पूछा गया कि भाई कितने सेंटर के बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया, तो उन्होंने 6 सेंटर का नाम लिया। अब देखा जाए जो ऑन एन एवरेज एक सेंटर पे 500 बच्चों ने ही अगर परीक्षा अटेम्प्ट लिया हो, परीक्षा देने गए हो, तो आप 6 सेंटर का मतलब होता है 3000 बच्चे। तो आपको तो 3000 में से 1560 बच्चे आपने कैसे, 67 बच्चे या 63 बच्चे कैसे आपने सिलेक्ट किए, किस क्राइटेरिया पे, किस पैरामीटर पे? अगर टाइम लैगिंग हुई तो पूरे सेंटर की हुई थी, तो फिर आपने उनमें से ऑलमोस्ट हाफ बच्चे को ही क्यों ग्रेस मार्क्स दिया? जाहिर सी बात है कि आपने कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा संख्या में बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए, बट आपको जिन बच्चों को उपकृत करना था, जिन बच्चों को बेनिफिशियरी बनाना था, जिन बच्चों को लाभ पहुंचाना था, जिन बच्चों के पेरेंट्स के साथ आपकी डील हुई थी, आपने उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए और उनकी नंबर एकदम से जो ऑलमोस्ट 500, 450, 550 तक की रैंक के लाने वाले बच्चे थे, या इवन उससे कम लाने वाले बच्चे थे, उनकी रैंकिंग एकदम 700, 720 के बीच में आ गई। तो इससे कहीं ना कहीं इस जो एनटीए की संलिप्तता है जाहिर होती है। मैं इसको और एक दूसरे तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो झज्जर का एग्जाम सेंटर था, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, उस सेंटर का जब नाम सामने आया तो तमाम मीडिया चैनल के रिपोर्टर्स वहां गए और वहां के प्रिंसिपल से उन्होंने बातचीत की। तो प्रिंसिपल ने साफ मतलब ऑन द कैमरा उन्होंने कहा कि टाइम की कोई लैगिंग नहीं। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि हमें 2 सेट क्वेश्चन पेपर के लाने के लिए एडवाइस दिया गया या कमांड दिया गया, एक तो एसबीआई बैंक से और दूसरा आई थिंक कनाडा बैंक से। तो अब 2 सेंटर से क्वेश्चन पेपर आ गए, तो उनको यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया कि कौन सा सेंटर का बक्सा खोलना है और बच्चों को देना है। फिर उन्होंने चूंकि वो संपर्क करना चाह रहे थे, बट जैमर लगे होने के कारण एनटीए के सीनियर अधिकारियों से, जैसा कि वो क्लेम करती है, संपर्क नहीं हो पाया। एनटीए का कोऑर्डिनेटर था, वो भी नहीं संपर्क कर पाया। तो फिर उन्होंने खुद से ही एक सेट जो है उन्होंने सॉल्व करने के लिए बच्चों को कह दिया। बच्चे प्रॉपर टाइम पे उन्होंने पेपर देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब एनटीए के सीनियर ऑफिशियल से राब्ता कायम हो पाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बच्चे से पेपर दे रहे हैं उनको वही कोड वाले पेपर दिए जाने चाहिए। और क्योंकि दोनों ही एनटीए का क्वेश्चन है तो अलग है नहीं, तो आप यानी पेपर की लैगिंग, टाइम की लैगिंग कहीं से नहीं हुई। फिर किस आधार पर एनटीए ने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस टाइम लैगिंग के बहाने बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर के लाभ पहुंचाने का इरादा था। और भी कई एग्जांपल्स आपको मैं ये एक मतलब जो सबसे पुख्ता और ठोस आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिसमें कि आपको ये साबित हो जाए कि एनटीए जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले में संलिप्त है। सिर से लेकर नख तक आपको मतलब आकंठ डूबा हुआ पाया जाएगा। जब 5 मई को नीट एग्जाम हुआ तो उसी दिन पेपर लीक की घटना सामने आ गई थी। पटना पुलिस, जो बिहार की पटना पुलिस है, उन्हें झारखंड की पुलिस से टिप्स मिली थी कि फलाना सेंटर पे ये पेपर लीक हो चुका है, आप ऐसे नंबर की गाड़ी है और वहां पर आप उसको आप पकड़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन पेपर सीज कर पाएंगे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से नेटवर्क
बिछा करके और घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ लिया और वहां से कुछ मतलब जो सॉल्वर गैंग के लोग थे वो भागने की कोशिश करने लगे। जब उनको काबू में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके कहने पर उस सेंटर पर जाकर के उन बच्चों को भी डिटेन किया गया। फिर बाद में बच्चों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमें इस जगह पर ले जाकर के पेपर दे दिए गए थे और उनके जो आंसर है उनसे रटवाए गए थे ताकि वो पूरा का पूरा उसका आंसर वो कर पाए। फिर जब उनसे पेपर की निशानदेही की बात पूछी गई तो उन्होंने छत पे ले जाकर के बताया कि यहाँ पर उन्होंने पेपर जला दिए थे। बाद में उन जले हुए पेपर के टुकड़ों को बरामद करके जब बिहार पुलिस ने एनटीए से संपर्क साधा और ओरिजिनल पेपर के सेट मांगे ताकि उन जले हुए टुकड़ों का मिलान किया जा सके ओरिजिनल पेपर से और ये सत्यापित किया जा सके कि जो ये पेपर लीक हुआ है ये ओरिजिनल पेपर था, ना कि कोई एक्स्ट्रा डमी या कोई XYZ पेपर था। बट एनटीए ने उस समय कोई संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले में और मामले को दबा दिया। जबकि उस मतलब 6 तारीख को ही तमाम लोकल न्यूज़पेपर्स में पेपर लीक की खबरें छप गई थी और 5 तारीख की शाम को ही जो पटना थाना में इसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करा ली गई थी और बकायदा जो अभ्यर्थी थे उनसे बयानात भी लिए गए थे। लेकिन एनटीए ने तब कोई नहीं संज्ञान लिया और पूरी तरह से मामले को दबाए हुए रहा ताकि पेपर लीक का मामला सामने न आ पाए। अब जब जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया और रिजल्ट आया, अब एक तो अव्वल रिजल्ट जबकि 14 जून को आनी थी लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इस पे भी एक शक होता कि इन्होंने जल्दबाजी क्यों दिखाई। 14 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर करते जो इन्होंने तय घोषित तारीख कर रखी थी, लेकिन नहीं 4 जून को इन्होंने सिर्फ इसलिए रिजल्ट घोषित किया कि ताकि उस दिन जो लोकसभा का रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी पूरा भारत टीवी पर या सोशल मीडिया पे या अपने मोबाइल पे चिपका हुआ था लोकसभा के रिजल्ट को जानने के लिए कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। और उसी दिन गुपचुप तरीके से एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया ताकि कोई इस पर बवेला ना मचे, कोई हो हल्ला ना हो, लोगों का ध्यान इस पर ना जाए। लेकिन फर्जीवाड़ा तो जब हुई थी तो इस पर हो हल्ला मच रही था। 2-3 दिन के बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तब फिर सवाल तमाम कोचिंग सेंटर के जो बड़े जो कोचिंग सेंटर है उनके अधिकारियों ने जो उनके या प्रोप्राइटर्स ने जो PIL दाखिल करनी शुरू कर दी। बच्चों ने भी तमाम लोकल कोर्ट्स में जाकर के इसके खिलाफ उनके रिजल्ट की जो मिसमैचिंग हुई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंकिंग उससे कई गुना ज्यादा पीछे उनकी रैंकिंग चली गई। जबकि उनका जो स्कोर था 646 था 36 90 से, तो उसमें उनको एक बढ़िया कॉलेज मिलने की संभावना थी। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें वो उनकी रैंकिंग काफी पीछे चली गई जिससे वो अच्छी कॉलेज या सरकारी कॉलेज पाने के हक से वंचित रह गए। तो अब जब मामला तुल पकड़ने लगा और धीरे धीरे एनटीए के अधिकारी पीसी करके मामले की सफाई देने आने लगे, तब फिर मामला ये आया जो बिहार पुलिस थी वो चाहती थी कि सुबोध सिंह जो एनटीए चीफ थे उनसे पूछताछ की जाए इस बाबत। तो उन्होंने मतलब कभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, पेपर लीक के मामले को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जाकर के मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तब जाकर के उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए जाने के बाद को एक्सेप्ट किया जो कि उन्होंने इलीगल तौर पर दिया था और उन्होंने उसको वापस लेकर के दोबारा से ग्रेस मार्क्स पाए हुए छात्रों को एग्जाम कंडक्ट कराने की बात एक पहले ही हियरिंग में ही एक्सेप्ट कर ली। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि एनटीए के मतलब ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित होती है कि एनटीए को डर था कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी तो साफ पता चल जाए कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के ग्रेस मार्क्स का जो प्रोविजन है वो उन्होंने देने की कोशिश करी। तो एक नंबर कि एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इन्होंने बिहार पुलिस को नहीं दिए ताकि उससे मिलान करके इसको साबित पुख्ता तौर पे किया जा सके कि हाँ वही क्वेश्चन था जो जला हुआ अवस्था में पाए गए थे, वो ओरिजिनल क्वेश्चन था। तय समय पर नहीं दिया। एंड दूसरा ये कि 14 तारीख को जो रिजल्ट की घोषणा करनी थी उन्होंने हड़बड़ी में आकर के 4 तारीख की घोषणा कर दी। ग्रेस मार्क्स आउट ऑफ द वे जाकर के दे दिए और भी कैसा। अब जब मामला तूल पकड़ने लगा, जब मामला सीबीआई के हाथों में आ गई तो अब उससे पहले
जो सरकार है उन्होंने सुबोध सिंह का इस्तीफा करवा करके नए चीफ को नियुक्त कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि सरकार भी कहीं न कहीं सुबोध सिंह जो एनटीए के चीफ है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये गिरफ्तार हो गया और इनसे पूछताछ की गई तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े जो शार्क है, बड़े बड़े जो व्हेल है, वो इसके गिरफ्त में आ सकते हैं, इसकी पकड़ में आ सकते हैं। इससे बचने के लिए ही जैसा कि ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये सीबीआई जांच की सिफारिश जल्दबाजी में कर दी गई। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक मतलब सफाई पेश कर दूं, क्योंकि ये मामला बिल्कुल पूरी तरह से अंतर्राज्यीय हो गया था। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कई राज्य इसमें संलिप्त पाए गए थे। कई राज्यों से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही थी, कई डिफरेंट मॉड्यूल्स इसमें काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि एक राज्य की पुलिस इन तमाम राज्यों में अपना जांच मतलब प्रॉपर तरीके से शायद नहीं उतना कर पाती जितना कि सीबीआई कर पाएगी। बट सीबीआई को जिस तरीके से ये इस मामले को सौंपने की बात कही गई और उससे पहले एकदम से एनटीए चीफ का इस्तीफा करवाया गया, वो कहीं न कहीं शक के घेरे में है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में इस बात का भी जरूर कभी न कभी खुलासा होगा, लेकिन मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूं कि इसका खुलासा हो भी पाएगा, क्योंकि सरकार है, सरकार के हाथ लंबे होते हैं। तमाम तरह की बातें अभी सामने आएगी। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा और ये उतना ही कूल डाउन होता जाएगा। खैर अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पे कि क्या जो नीट की परीक्षा है उसे रद्द, जब इतने तमाम पुख्ता सबूत सामने आ गए हैं, पूरे कई सॉल्वर गैंग और पेपर लीक माफिया के मॉड्यूल सामने आ गए हैं। मैं अभी उसकी पूरी डिटेल में नहीं अभी जाना चाहूंगा, कैसे बिहार का जो यादवेंदु है या मुखिया है या प्रीतम है, ये तमाम तरह के नाम जो सामने आए हैं, या झारखंड का जो ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी शक के घेरे में और उससे भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि जो झज्जर का स्कूल है उसका भी जो प्रोप्राइटर है उससे भी पूछताछ की जा रही है, वो भी शक के घेरे में। गुजरात का गोधरा मॉड्यूल का जो भी स्कूल का ओनर है वो भी शक के घेरे में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन तमाम मतलब पेपर लीक का मामला स्टैब्लिश हो गया और खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये पेपर जो नीट का हुआ था, जो रिजल्ट इसका आया था, क्या वो रद्द हो जानी चाहिए? अब इसका जवाब यस और नो में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने जेन्युइनली अपना रैंक अचीव किया है, जिन्होंने 650, 670, 682, 720 तक जिन्होंने लाए हैं, उनका भी एक परसेंटेज है। उनका क्या कसूर है कि वो दोबारा से एग्जाम दे? हो सकता है कि उनकी उस दिन जब दोबारा से एग्जाम का डेट हो उनकी तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है कि वो जो फिर से जो उन्होंने पढ़ाई का जो एक ब्रेक लगा दिया है खुद पर, अब वो दोबारा से वो रिस्टार्ट ना उस तरीके से कर पाए जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीके के लिए होना चाहिए। लोग बात बड़े इजीली कह देते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके खुद की मेहनत से रैंक अचीव किया है वो आराम से दोबारा वही रैंक ले आ सकते हैं, बट इतना इजी नहीं होता है। जब एक बार रिदम टूट जाता है तो टूट जाता है, उसे बनने में टाइम लगता है। लेकिन फिर अब वही एक सवाल ये है कि क्या फिर तमाम भाई जो कि इस फर्जीवाड़ा के तहत पेपर लीक का फायदा उठा करके एनटीए के अधिकारियों की सेटिंग की वजह से जो अपना रैंक एकदम से 3-4 टाइम्स ऊपर लेकर के गए हैं, क्या उनको भी क्या एमबीबीएस के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं से भी इस लूप होल का फायदा उठा करके, इस फर्जीवाड़ा का फायदा उठा करके किसी भी मतलब जो गैर जरूरी बच्चों की वजह से जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो हकदार बच्चे हैं, उनका सीट नहीं बर्बाद होना चाहिए। उनकी सीट की भरपाई एक गैर जरूरी बच्चे से नहीं हो सकती है। तो अब इस सवाल का जवाब तो आने वाले 8 जुलाई को ही आपको पता चल पाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा। उससे पहले सरकार भी शायद कोई बड़ा फैसले लेने से बचेगी, क्योंकि उनके पास अभी तमाम तरह के ऑप्शंस हैं कि क्या किया। उन्होंने एक कमेटी की गठित कर दी गई जिसमें इसरो के एक चेयरमैन की अध्यक्षता में तमाम तरह के सुझाव लोगों से भी मांगे जा रहे हैं कि क्या सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो, कहने की बात यह है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार चाहे तो इसे फुल प्रूफ कर सकती है। एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, वंस इन ए ब्लू मून कभी भी कुछ भी हो सकता है। 100% तो कभी किसी चीज के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है, बट हाँ ये है
कि फुल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की है, जो कि पूरी प्रोसेस को तमाम एनजीओज को हायर करके सौंप देती है। और वो एनजीओज किसी प्राइवेट कंपनी को या तो पेपर सेट करने का मामला हो या पेपर इवेल्युएट करने का मामला हो, वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है, जो कि टोटली अनइथिकल और इलीगल है मेरे नजर में। क्योंकि लाखों बच्चों के जीवन का सवाल होता है एक एग्जाम के साथ, और उनका करियर इसी से बनता है और बिगड़ता है। और ऐसे संगीन या ऐसे सीरियस मामले को हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले नहीं सौंप सकते हैं, जिनकी कोई लायबिलिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ना ही कोई जवाबदेही हो किसी के प्रति। इस पूरे मामले में हर कोने पे, हर जगह, हर कदम पे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन शामिल होना चाहिए, चाहे पेपर प्रिंटिंग के मामले से शुरू होकर या उससे भी पहले पेपर सेट करने के मामले से लेकर प्रिंट के मामले से लेकर के आप सेंटर तक पेपर पहुंचाए जाने के मामले तक, और उसके बाद पेपर वाइंड अप करके वापस इवेल्युएट करने भेजे जाने तक हर जगह गवर्नमेंट के अधिकारी। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का क्या अधिकारी बिक नहीं सकता? बिक सकता है, वाकई बिक सकता है, बट आप ये भी तो देखो ना कि कैसे टेक्सास से नोट छप करके आरबीआई के थ्रू तमाम बैंक्स में जाते हैं और वहां के चेस्ट से तमाम एटीएम में चले जाते हैं। वंस इन ए ब्लू मून आपको ऐसी खबरें आती होगी कि जो वो नोट ले जाने वाली वैन को लूट लिया गया, बट विद इन 12 आवर्स तमाम ऐसे मतलब उसमें देखे गए कि 12 आवर्स वो वैन को पकड़ लिया जाता है। बट ये ऐसा साल 2 साल 5 साल में कभी कभार ही होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको ऐसा फुल प्रूफ एग्जाम के तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब आने वाले 8 जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये पूरा मामला तब तक और कितना रंग रूप बदलता है और क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें और कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी राजनीतिक दलों की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। अभी तक तो जो संजीव मुखिया है, उसकी पत्नी पहले जदयू की उम्मीदवार रह चुकी है, फिर वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से भी उम्मीदवारी विधायकी लड़ चुकी है। तो आप भारतेंदु है, उसको सिविल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर बनवाने में कहीं ना कहीं आरजेडी का नाम आ रहा है और वो लालू यादव का खासम खास बताया जा रहा है। और तेजस्वी का पीएस जो है प्रीतम, वो तो जो NHAI का जो गेस्ट हाउस है बुक कराने में उसका नाम था। मतलब कई इसी तरह से छेदीराम जो कि सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उस पार्टी से वो विधायकी जीत चुका है। और कई तरह के राजनीतिक दलों के जो नेता है, छोटे अभी तक तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के नाम सामने आए हैं, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णिया से जीत करके आए पप्पू यादव, उनका ये कहना है कि ये इस फर्जीवाड़ा के पैसे से चुनाव तक लड़े गए हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है, और आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि आप अगर 24 लाख इंटू 1400 1400 रुपीज पर कैंडिडेट से वसूले गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना अरब कितना करोड़ रुपया ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे होता है, और कितनी कॉस्टिंग आती है एक पेपर को कंडक्ट कराने में, और कितना सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होता है। उन सरप्लस रेवेन्यू को क्या होता है, कभी इसका कोई हिसाब किताब किसने लिया है, वो पैसे कहाँ जाते, क्या होते हैं, क्या कभी रिपोर्ट इसको पब्लिश करती है, बट जन सामान्य में वो नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि इस पैसे से चुनाव तक लड़ने की बात सामने आ रही है, तो मामले की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है और ऐसा होना ही चाहिए अगर विश्वसनीयता अगर साख कायम रखनी है। तो नहीं तो आपको व्यापक, जैसे कि उसका नाम बदल करके, पता नहीं अभी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या नाम रख दिया गया, बट इतनी उसकी फजीहत हो गई थी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की कि व्यापम का नाम बदल करके एग्जाम कंडक्ट कराने पड़ने लगे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए का भी नाम बदल दिया जाए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। और हाँ, चलते चलते आपसे एक बार और गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके इस लाइक शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें इस तरह के तमाम रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।